बच्चों, ज्योग्राफी पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? आज की यंग जनरेशन आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग, डॉक्टर जैसी हाई रैंकिंग फैकल्टी पर चुनने में अपना फोकस कर रही हैं। अच्छी बात है। तब तो ये सवाल उठता है कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या अमेरिका में स्पाइसेस होते हैं? यदि उस बच्चे को पता होता कि किस क्लाइमेट में और किस रीजन में स्पाइसेस होते हैं, या अमेरिका की क्या पोजीशन है ग्लोब पर, कितने अक्षांश और देशांतर पर वह स्थित है, तो वह जान जाता कि हम स्पाइसेस किस रीजन में उगा सकते हैं। वहीं मेरी जान पहचान के किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा, जो कि बाहर जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि अमेरिका में कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क की दूरी कितनी है। उन्हें मैप की जरा सी भी जानकारी होती तो उनकी ट्रेवलिंग आसान हो जाती। जी हाँ, भूगोल ही एकमात्र ऐसा विषय है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बताता है, हमारे नेचर के बारे में बताता है और हमारी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताता है, यानी कि हमारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताता है, जैसे कि भूकंप, बाढ़ आना, सूखा और ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के बारे में बताता है। मौसम प्रणाली कैसे काम करती है इसके बारे में बताता है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन और उसकी माइग्रेशन यानी कि पलायन के बारे में बताता है। और सबसे जरूरी बात, हम ये जानते हैं कि ये दुनिया काम कैसे करती है। भूगोल की एक ब्रांच है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि हमारे देश से लगी हुई किन किन देशों की सीमाएं हैं और हमारे ग्लोब पर क्या पोजीशन है, प्रदेशों, महाद्वीपों और कॉन्टिनेंट्स के बीच में, दो देशों के बीच में आपस में क्या संबंध है, और नेचुरल एनवायरनमेंट का हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन से क्या रिलेशन है। भूगोल है क्या? भूगोल अर्थ साइंस है। तो चलिए, ज्यादा मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी। पार्ट 2 में, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के पार्ट 2 में मैंने आपको टीसी चैम्बरलिन की कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और भी कई हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। इस कॉन्सेप्ट में कुछ आगे के पॉइंट्स भी थे जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूं। इसमें आता है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जब पृथ्वी बनी होगी तो उसके विकास की कौन कौन सी स्टेज होंगी। तो टीसी चैम्बरलिन ने पृथ्वी की इवोल्यूशन के लिए कुछ स्टेजेस बताई हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, फॉल्स, होल्स, ओशन बेसिन्स, कॉन्टिनेंट्स और अर्थ के इंटीरियर पार्ट के डेवलपमेंट और उसके इवोल्यूशन की पर्टिकुलर स्टेजेस बताई हैं। तो उनके लिए कुछ पीरियड बताए हैं उन्होंने। पीरियड वो इस प्रकार है। पहला तो था पीरियड ऑफ प्लैनेटेसिमस एक्सेशन, यानी कि ग्रहाणुओं की अभिवृद्धि, ग्रहाणुओं का जब बढ़ना, जिससे कि पृथ्वी का साइज बना होगा। दूसरा पॉइंट आता है, पीरियड आता है पीरियड ऑफ डोमिनेंट वोल्केनिज्म, यानी कि उस समय ज्वालामुखी विस्फोट ही हुए होंगे पृथ्वी पर। तीसरा आता है एक्चुअल जियोलॉजिकल पीरियड, यानी कि हमारा वोल्केनिक इरप्शन से लेकर आज तक के समय को हम एक्चुअल जियोलॉजिकल पीरियड कहते हैं। पीरियड ऑफ प्लैनेटेसिमस एक्सेशन को मैं डिस्क्राइब करूंगी। हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब इंट्रोड्यूसिंग स्टार ने प्रोटोसन के आउटर लेयर पर बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स को अलग कर दिया और कुछ प्लैनेटेसिमल्स इंट्रोड्यूसिंग स्टार के साथ स्पेस में चला गया, तो जो लार्ज और स्मॉल साइज के प्लैनेटेसिमल्स थे वो आपस में जुड़ने लगे, जिससे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और हमारे 9 प्लैनेट्स बने। तो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है। इसमें एक पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब कि जब पृथ्वी का साइज बन गया होगा उसके बाद उस पर वातावरण कैसे बना होगा। इसके भी 2 पॉइंट हैं। टीसी चैम्बरलिन ने बताया कि पृथ्वी की शुरुआती स्टेज में जब प्लैनेटेसिमल्स आपस में इकट्ठे हुए होंगे, छोटे साइज के और बड़े साइज के, तो पृथ्वी का
आकार यानी कि उसका साइज बड़ा होगा, और साइज बढ़ने से उसके हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसने बहुत सारी मात्रा में एटमॉस्फेरिक एलिमेंट को खींचना शुरू कर दिया। ये तो था एक्सटर्नल सोर्स। दूसरा सोर्स था इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और इस तरह की और कई अन्य गैसें भी पृथ्वी के अंदरूनी भाग से यानी कि अर्थ के इंटीरियर से निकली, जो कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण निकली और बाद में एटमॉस्फेयर के का ही पार्ट बन गई। इसके बाद आता है पीरियड ऑफ डोमिनेंट वोल्केनिज्म, यानी कि पीरियड ऑफ प्लैनेटेसिमल एक्सेशन में भी एक पॉइंट और है, ओरिजिन ऑफ द हीट, यानी कि जब वातावरण बन गया उसके बाद उसमें हीट कैसे उत्पन्न हुई। प्लैनेटेसिमल्स के आपस में एकत्रित होने से पृथ्वी के कोर में हाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिससे कि बहुत ही हीट जनरेट हुई। ये हीट भी कई तरीके से जनरेट हुई। पहला तो प्लैनेटेसिमल्स के एकत्रित होने से और आपस में टकराने से हीट उत्पन्न हुई। दूसरी, उनकी आपस में एकजुट होने से यानी कि आपस में मिलने से हीट उत्पन्न हुई। तीसरा कारण हो सकता है कि कुछ अमाउंट में हीट का जो उत्पन्न हुआ होगा वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के रीअरेंजमेंट के कारण हुआ होगा, जो कि सुपर इनकम्बेंट लोड और केमिकल रिएक्शन से हुआ होगा। धीरे धीरे पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया। इस टेम्परेचर पर आने तक पृथ्वी के का कोर जो था वो मेल्ट नहीं हुआ, क्योंकि सुपर इनकम्बेंट लोड के कारण। ऐसा माना जाता है कि हीट हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी हाई प्रेशर वाले एरिया से मूव करके लो टेम्परेचर यानी लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करती है। तो पृथ्वी की आउटर लेयर पर चट्टानें पिघलकर मेल्ट होने लगी, और ये सब जो प्रोसेस हुआ वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पीरियड ऑफ डोमिनेंट वोल्केनिज्म। इसमें कि पृथ्वी की शुरुआती स्टेज में पृथ्वी की आउटर लेयर पर चट्टानें पिघलकर बाहर आने लगी, जो कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण हुआ। इसी के अंतर्गत हमारे ओशंस बने। शुरुआत में हमारे जो सागर थे वो खंडित और दरारों से घिरे हुए थे। बाद में कंडेंसेशन प्रोसेस के चलते वाटर वेपर के कारण उन छोटी छोटी झीलों में और क्रेटर में पानी भरने लगा, और समय के साथ वो झीलें आपस में जुड़ने लगी और हमारे आज के सागर बने। तो ये तो थी टीसी चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस। इनकी कुछ कमियां थी। इन्होंने काफी हद तक सोलर सिस्टम की और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक ही हाइपोथेसिस में पृथ्वी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया, जो कि सही नहीं था। इस हाइपोथेसिस को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगली हाइपोथेसिस की मैं तरफ बढ़ती हूं। अगली हाइपोथेसिस है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स ने 1919 में अपनी ये टाइडल हाइपोथेसिस दी थी। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और वहीं 1929 में जेफरीज ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। ये हाइपोथेसिस बहुत ही सिंपल थी और लॉजिकल फैक्ट्स पर बेस्ड थी। कॉस्मोजेनिक आइडियाज के लिए एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट थी। सर जीन्स ने कुछ सेल्फ प्रूफ दिए हैं जो मैं आपको बताती हूं। उनके अनुसार हमारा सोलर सिस्टम सन और स्टार से मिलकर बना है। दूसरा आता है कि हमारा जो सन
पुराना प्रिमिटिव सन होगा वो गैसियस मैटर का बना होगा और एक मास होगा। तीसरा, सन के अलावा, प्रिमिटिव सन के अलावा भी एक दूसरा स्टार होगा, कंपेनियन स्टार होगा, जो कि प्रिमिटिव सन से साइज में दुगना बड़ा होगा। और हमारा जो प्रिमिटिव सन है वो स्टेबल होगा और अपनी एक्सिस पर घूम रहा होगा। किस्मत से इंट्रोड्यूसिंग स्टार प्रिमिटिव सन के नजदीक आया होगा। प्रिमिटिव सन के सरफेस पर इंट्रोड्यूसिंग स्टार के टाइडल फोर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा होगा। सर जेम्स जीन्स ने बताया कि जब इंट्रोड्यूसिंग स्टार प्रिमिटिव सन के नजदीक आया तो उसके हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसने बहुत सारा मैटर प्रिमिटिव सन के आउटर सरफेस से इजेक्ट किया और हमारे आज के प्लैनेट्स बने और हमारा सोलर सिस्टम बना। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार यूनिवर्स में कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इंट्रोड्यूसिंग स्टार और प्रिमिटिव सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी दो बातों पर, यानी कि दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहली तो आता है, मैं आपको बताती हूं, पहला तो आता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और दूसरा आता है दो तारों के बीच की दूरी, दो तारों के बीच की दूरी। इसको हम एक इक्वेशन से समझते हैं, मैं आपको बताती हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to the product of masses of two stars। यानी कि इस इक्वेशन के आधार पर, ये जी फोर्स को बता रहा है, इस इक्वेशन के आधार पर जब दोनों स्टार्स का प्रोडक्ट ऑफ मास यानी कि साइज बड़ा होगा तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। वहीं इनवर्सली जब उनका प्रोडक्ट ऑफ मास कम होगा तो उनका जी फोर्स भी कम होगा। तो सर जेम्स जीन्स ने बताया कि इंट्रोड्यूसिंग स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिमिटिव सन से दुगना बड़ा होगा, जिससे कि उसने बहुत ही बड़े अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रिमिटिव सन के आउटर लेयर से मैटर इजेक्ट किया होगा। वहीं दूसरा पॉइंट आता है कि दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूं, दो स्टार्स के बीच की दूरी और ग्रेविटेशनल फोर्स में उल्टा रिलेशन है। इसको भी हम एक इक्वेशन से समझेंगे। जी फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन द डिस्टेंस between the two stars। यानी कि इस इक्वेशन के आधार पर जब दो स्टार्स के बीच की दूरी बढ़ेगी
तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और वहीं उल्टा जब दो स्टार्स के बीच की दूरी घटेगी तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। तो इंट्रोड्यूसिंग स्टार जब प्रिमिटिव सन के नजदीक आया होगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो गया होगा। तो ये थी इक्वेशन। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द फिलामेंट। जीन्स ने बताया कि इंट्रोड्यूसिंग स्टार चलता हुआ अपने मार्ग पर जब प्रिमिटिव सन के नजदीक आया होगा तो उसने प्रिमिटिव सन के सरफेस पर कुछ अमाउंट में जी फोर्स को बढ़ा दिया होगा, पास आता गया होगा और इतना नजदीक आ गया होगा कि उसने प्रिमिटिव सन के आउटर लेयर पर ग्रेविटेशनल पुल और टाइडल फोर्स के कारण एक ज्वार को यानी एक टाइड को उसके प्रिमिटिव सन के आउटर लेयर से बाहर कर दिया। ये जो कि सिगार के शेप का एक मैटर था, जो कि साइज में हजारों किलोमीटर लंबा था। इस सिगार शेप्ड मैटर को जीन्स ने फिलामेंट कहा है। ये फिलामेंट जो था, देखते हैं, मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूं। आप देख रहे हैं ये फिलामेंट है। ये साइज में सेंटर में ये मोटा था और इसकी एजेस पर, इसके एंड्स पर ये पतला था। तो अब हम बात करेंगे कि ये इवोल्यूशन ऑफ द फिलामेंट के बारे में बताया, लेकिन ये फिलामेंट बना कैसे, इसकी भी स्टेज अलग थी। तो जब इंट्रोड्यूसिंग स्टार प्रिमिटिव सन से दूर रहा होगा, लेकिन इतनी दूरी पर नहीं रहा होगा कि उसके लो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ मात्रा में इंट्रोड्यूसिंग स्टार ने कुछ मैटर इजेक्ट किया। वहीं जब इंट्रोड्यूसिंग स्टार प्रिमिटिव सन के बहुत नजदीक आ गया होगा तो उसने मैक्सिमम अमाउंट में मैटर को इजेक्ट किया। और जब इंट्रोड्यूसिंग स्टार प्रिमिटिव सन से दूर गया होगा, यानी कि बहुत दूर नहीं गया होगा, तो उसके लो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ क्वांटिटी में उसने मैटर प्रिमिटिव सन के आउटर सरफेस से इजेक्ट किया होगा, अलग किया होगा। और जो फिलामेंट था वो इंट्रोड्यूसिंग स्टार को फॉलो कर रहा था, लेकिन इंट्रोड्यूसिंग स्टार प्रिमिटिव स्टार के ग्रेविटेशनल डोमेन से बाहर चला गया, तो वो उसे फॉलो नहीं कर पाया और फाइनली वो प्रिमिटिव सन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बाद में जो फिलामेंट था गर्मा गर्म गैसेस मैटर से बना था, जो कि कूलिंग, कंडेंसेशन और कंट्रैक्शन से आपस में कई भागों में टूट गया और बाद में हमारे 9 प्लैनेट्स बने। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के पक्ष में कुछ एविडेंस भी दिए, कुछ प्रमाण भी दिए हैं। इन प्रमाणों के बारे में आपको बताती हूं। पहला तो था शेप एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। और दूसरा आता है नंबर
arrangement of the satellites. इसके बाद आता है साइज ऑफ द सैटेलाइट्स और रोटेशन, रिवोल्यूशन एंड ग्रहों का अपनी एक्सिस पर झुकाव। तो पहला पॉइंट है शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। हम ऐसा मानते हैं कि फिलामेंट जो कि इंट्रोड्यूसिंग स्टार प्रिमिटिव सन के आउटर सरफेस से अलग होने से बना है। तो अगर फिलामेंट से सारे प्लैनेट्स बने हैं तो हमारे सैटेलाइट्स भी प्लैनेट से बने हैं। तो अगर फिलामेंट की सेंटर पॉइंट को देखें तो बीच में वो मोटा है और किनारों पर पतला है। तो हम आज के हम ग्रहों के अरेंजमेंट को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, वहीं सन से बढ़ते हुए क्रम में हम जब देखेंगे तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो कि एक्सेप्शनल है, अपवाद है, से जुपिटर को सेंटर में कंसीडर किया जाता है और उससे घटते हुए क्रम में प्लूटो तक इसका एंड है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि जीन्स ने अपनी ये टाइडल हाइपोथेसिस प्लूटो की खोज से पहले दी थी, जो कि इस बात का प्रमाण है कि प्लूटो इस सोलर सिस्टम का एंड है, जिससे ये बहुत ही महत्व वाली बन जाती है। दूसरा आता है नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द सैटेलाइट्स, यानी कि सैटेलाइट्स अगर हमारे प्लैनेट से बने हुए हैं तो सैटेलाइट्स का अरेंजमेंट ठीक वैसे ही है जैसे कि प्लैनेट्स जो कि हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनका अरेंजमेंट है। यानी कि जिस प्लैनेट के जितने भी सैटेलाइट्स हैं तो बड़ी साइज का सैटेलाइट होगा वो सेंटर में होगा और किनारों पर छोटे साइज के सैटेलाइट्स होंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें अपने सोलर सिस्टम को तो जुपिटर और सैटर्न के सैटेलाइट्स का अरेंजमेंट ठीक वैसे ही है, जो कि इस बात को प्रूफ करता है। इसके बाद आता है कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, किस ग्रह के कितने सैटेलाइट्स होंगे। पृथ्वी की शुरुआती स्टेज में जो ग्रह साइज में बड़े थे तो गैसियस स्टेज में होने के कारण उनका साइज बहुत बड़ा था, जिससे कि वह उनमें कंडेंसेशन और कूलिंग बहुत देर से हुई तो उनके ज्यादा सैटेलाइट्स बने। वहीं जो मीडियम साइज के प्लैनेट्स थे उनके सैटेलाइट्स कम थे और जो बहुत ही छोटे थे साइज में प्लैनेट्स उनके एक भी सैटेलाइट्स नहीं थे। अगर हम देखें ध्यान से तो मर्क्यूरी, वीनस और प्लूटो के एक भी सैटेलाइट नहीं है, जो इस बात को प्रूफ करता है। इसके बाद पॉइंट आता है रोटेशन, रिवोल्यूशन और ग्रहों का झुकाव अपने एक्सिस पर। ऐसा मानते हैं कि अगर सारे ग्रह फिलामेंट से बने हैं तो और सैटेलाइट्स प्लैनेट से बने हैं तो प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और सैटेलाइट्स भी इनडायरेक्टली सन का ही चक्कर लगा रहे हैं। तो वे सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं अपने फादर प्लैनेट के और उनके घूमने की गति भी सेम है। दूसरा पॉइंट आता है जब इंट्रोड्यूसिंग स्टार और प्रिमिटिव सन घूम रहे थे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे, जिससे कि जब प्रिमिटिव सन से फिलामेंट निकला तो उसका कुछ भाग झुक गया, जिससे हमारे प्लैनेट्स बने और वो भी फाइनली अपने एक्सिस पर झुके हुए हैं। तो ये इनकी कॉन्सेप्ट की एविडेंस थी। सर जेम्स जीन्स ने काफी हद तक इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया और जेफरी ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। जेफरी ने
जेफरी ने महसूस किया कि 1949 में गुटेनबर्ग में ये महसूस किया कि इसमें कुछ कमियां थी जो कि बहुत ज्यादा गलत थी। उनके अनुसार कुछ कमियां मैं आपको बताती हूँ। B11 के अनुसार यूनिवर्स का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, यानी कि इंफिनिटी है। अगर इस फैक्ट को माने तो दो स्टार्स आपस में कभी भी इतना पास नहीं आ सकते कि वो आपस में टकरा जाएं। दूसरा पॉइंट आता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूसिंग स्टार के डेंसिटी के बारे में नहीं बताया, जो कि ये प्रूव करे कि वह प्रिमिटिव सन के सरफेस पर टाइडल फोर्स उत्पन्न करने में कितना सक्षम है। तीसरी आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि जिससे पता चलता है कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर वह ग्रहों के बीच की दूरी बताने में फेल रही है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार सन से सारे ग्रह बहुत क्लोज हैं, जबकि एक्चुअल में बहुत ही दूर है। इसके बाद आता है कि अगर हम देखें कि सारे प्लैनेट्स हैवी मटेरियल से बने हैं, सन से बने हैं, प्रिमिटिव सन से बने हैं, तो प्लैनेट्स जो कि लाइट एटॉमिक वेट वाले हैं, एलिमेंट से बना हुआ है, वहीं अगर हम बात करें कि वह सन से बना है तो सन एक ऐसे एजेंट एलिमेंट से बना है जो कि लाइट एटॉमिक वेट वाला है। तो ये बात भी प्रूफ नहीं होती है। तो ये आज मैंने आपको पढ़ाई टाइडल हाइपोथेसिस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।